उसने मोहल्ले के चौक के पास कार रोकी और फिर नीचे उतरकर वो अंसार मस्जिद पूछता हुआ आगे बढ़ गया। और चंद लम्हों बाद वो अहमद खान का घर तलाश कर चुका था। दरवाजा खटखटाने पर एक उद्दड़ उम्र आदमी बाहर आया। इमरान के जिस्म पर चूंकि इस वक्त सूट था, इसलिए वो इमरान को अपने दरवाजे पर देखकर बेहद हैरान हो गया। आपका नाम अहमद खान है? इमरान ने पूछा। जी हाँ, मगर, अहमद खान ने कदरे घबराए हुए लहजे में कहा। मेरा नाम अली इमरान है और मेरा ताल्लुक एक फलाई ट्रस्ट से है। ये ट्रस्ट ऐसे लोगों की मदद करता है जिन पर नाजायज जुल्म किया जा रहा हो, और हमारे ट्रस्ट को इत्तला मिली है कि आपको गलत तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है। अगर आप मुझे तफसील बता दे तो यकीन करें कि कल ही आपको बहाल कराया जा सकता है। हमारे ट्रस्ट के सरपरस्त गवर्नर है, इमरान ने कहा, और अहमद खान के चेहरे पर यकलक बेपनाह मसरत उभर आई। जाहिर है वो बेचारा गरीब आदमी सिफारिशें ढूंढता फिर रहा था और कुदरत ने गवर्नर की सिफारिश उसके घर तक पहुंचा दी थी। जनाब, मुझ पर वाकई जुल्म हुआ है। मेरी 20 साल की बेदाग सर्विस है। आज तक मैंने, अहमद खान ने फौरन ही अपनी सफाई पेश करनी शुरू कर दी। यहाँ इस तरह नहीं, मैं पूरी तफसील सुनना चाहता हूँ। आप मेरे साथ यहाँ करीब किसी साफ सुथरे रेस्टोरेंट में चले, वहाँ बैठकर चाय पियेंगे, बिल मेरे जिम्मे, और फिर इत्मीनान से आपसे सारी बातें भी सुन लूंगा। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। शुक्रिया। आइए, यहाँ करीबी नईम होटल है, वो आप जैसे बड़े आदमियों के बैठने के लिए इंतहा मुनासिब है, अहमद खान ने कहा और तेजी से आगे बढ़ गया। और थोड़ी देर बाद वो एक मुतवस्सित टाइप के होटल में मौजूद थे। इमरान ने चाय मंगवाई और फिर उसने अहमद खान से तफसील सुननी शुरू कर दी। जब तक अहमद खान सारी तफसील बताता रहा, इमरान खामोशी से उसकी बात सुनता रहा। ये बताए कि क्या वाकई कोई गैर मुल्की तुम्हारे साहब से मिलता रहा है या तुमने झूठ बोला था? इमरान ने कहा। जनाब, मुझे क्या जरूरत थी झूठ बोलने की, और फिर गैर मुल्की तो साहब लोगों से मिलने आते ही रहते हैं। इसमें कोई ऐसी बात ही ना थी कि साहब नाराज होते, मगर न जाने साहब को क्या हुआ, वो तो इस तरह ये बात सुनकर भड़क उठे कि जैसे मैंने ये बात करके उन्हें फांसी के फंदे से लटका दिया हो। अहमद खान ने मुंह बनाते हुए कहा। उस गैर मुल्की का हुलिया क्या था और नाम भी अगर जानते हो तो बता दो, ताकि मैं उस गैर मुल्की को तलाश करके तुम्हारी बेगुनाही गवर्नर साहब पर साबित कर दूं। मुझे यकीन है कि न सिर्फ तुम बहाल हो जाओगे बल्कि तुम्हें तरक्की भी मिल जाएगी। इमरान ने कहा। जनाब, उस गैर मुल्की का नाम फोल्डर था। साहब गैर मुल्की दौरे पर गए हुए थे। उनकी गैर हाजिरी में भी वो कई बार आया था। फिर जब साहब आए तो वो उनसे 3 बार मिलने आया था, और एक बार तो उसके पास बड़ा सा बैग भी था, लेकिन जब वो वापस गया तो बैग उसके पास ना था। फिर साहब उसके जाने के फौरन बाद दफ्तर से चले गए तो वो बैग साहब ने खुद ही उठाया हुआ था। मैंने बैग उनसे लेने की कोशिश भी की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। हालांकि इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। साहब बैग उठाना तो एक तरफ, कार की चाबियां उठाना भी अपनी शान के खिलाफ समझते हैं। अहमद खान ने फोल्डर का हुलिया बताने के साथ साथ मजीद तफसील बताते हुए कहा, और इमरान बेख्तियार मुस्कुरा दिया। वो जानता था कि ये चपड़ासी टाइप के लोग मामूली मामूली बातों को भी नजर में रखते हैं। क्या उस बैग के बाद वो साहब से दोबारा मिला था? और ये बैग वाला वाकया आज से कितने दिन पहले का है? इमरान ने पूछा। आज से 3 दिन पहले का है। उसके बाद वो दोबारा नहीं आया, अहमद खान ने जवाब दिया। इमरान ने वेटर को बुलाकर उसे बिल के साथ टिप भी दी और फिर उठ खड़ा हुआ। ठीक है अहमद खान, अब तुम बेफिक्र रहो, तुम्हारा काम हो जाएगा, इमरान ने कहा, और उसे लेकर होटल से बाहर आ गया। फिर उसने जेब में से 4-5 बड़े नोट निकालकर अहमद खान के हाथ में पकड़ा दिए। ये ट्रस्ट की तरफ से रख लो, काम आएंगे तुम्हारे, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, और उसके साथ ही तेजी से मुड़कर कदम बढ़ाता उस चौक की तरफ बढ़ता गया जहां वो कार रोककर आया था। थोड़ी देर बाद उसकी कार ऑफिसर्स कॉलोनी की तरफ उड़ी चली जा रही थी। वो अब एजी रजा से फौरी मिलना चाहता था। उस बैग वाले किस्से ने उसे वाकई मशकूक कर दिया था। ऑफिसर्स कॉलोनी के चेक पोस्ट से उसे एजी रजा की कोठी का पता मालूम हो गया, और थोड़ी देर बाद कार उस कोठी के गेट में दाखिल हो रही थी। एजी रजा चूंकि अंडर सेक्रेटरी था, इसलिए कोठी पर बकायदा पुलिस की तरफ से मुसल्ला गार्ड मौजूद थे। साहब अंदर है, इमरान ने कार रोककर नीचे उतरते हुए पूछा। जी हाँ, मगर, एक उधड़ उम्र आदमी ने जो पोर्च में ही खड़ा था जवाब देते हुए कहा। ये कार्ड उन्हें दे दो, इमरान ने जेब से कार्ड निकालकर उस उधड़ उम्र आदमी की तरफ बढ़ाते हुए कहा। ओ, असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल स्पेशल फोर्स, आप ड्राइंग रूम में तशरीफ रखें, मैं साहब को कार्ड देता हूँ, उधड़ उम्र ने कार्ड पढ़कर इंतहा मुअद्दबाना लहजे में कहा, और फिर बरामदे के कोने में मौजूद वसी वो अरिज ड्राइंग रूम में वो इमरान को बिठाकर वापस चला गया। इमरान इत्मीनान से एक सोफे पर बैठा ड्राइंग रूम की आराइश को देख रहा था। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और एक सेहतमंद उधड़ उम्र आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसके जिस्म पर कश्मीरी गाउन था और चेहरे की साख से ही नजर आ रहा था कि वो फितरी तौर पर लालची आदमी है। जी फरमाइए,
स्पेशल फोर्स को मुझसे क्या काम है? आने वाले ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा और फिर मुसाफा किए बगैर बड़े पुरगुरूर अंदाज में इमरान के सामने सोफे पर बैठ गया। फोल्डर से आपने कितनी रकम ली थी? इमरान ने भी सख्त लहजे में बात करते हुए कहा और एजी रजा इमरान की बात सुनकर यकलक उछल पड़ा। क्या क्या कह रहे हैं आप? कौन फोल्डर? रकम? क्या मतलब? उसने बुरी तरह बौखलाए हुए लहजे में कहा। उसका सारा रौब दाब इमरान के एक ही फिक्रे से खत्म हो गया था। वो गैर मुल्की जो आपसे मिलने दफ्तर आता रहा है, और ख्याल रखे आपके जवाब देने से पहले मैं बता दूं कि फोल्डर गिरफ्तार हो चुका है। इमरान ने उसी तरह सर्द लहजे में कहा। मैं किसी फोल्डर को नहीं जानता। कौन फोल्डर? मेरा उससे क्या ताल्लुक है? रजा ने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभालने की कोशिश करते हुए कहा। आपके कितने बच्चे हैं? इमरान ने यकलक पूछा। 4। क्यों? रजा ने इमरान के इस गैर मुतवक्के सवाल पर बेख्तियार होकर जवाब दिया। मिस्टर एजी रजा, आप एक कौमी जुर्म में शरीक हुए हैं, और अगर आपने मजीद गलत बयानी की तो आपको यहीं गिरफ्तार भी किया जा सकता है और आपको सरआम फांसी भी दी जा सकती है। इसलिए सोच समझकर जवाब दीजिए। हो सकता है आप नादानिस्तगी में इस जुर्म में शामिल हो गए हों, इसलिए आप जो कुछ सच है वो बता दे, वरना फोल्डर ने जो कुछ बताया है उसके बाद तो आपसे बातचीत करने का कोई स्कोप भी बाकी ना रहा था। आपको वहीं से ही हथकड़ियां डालकर स्पेशल फोर्स के हेडक्वार्टर ले जाना चाहिए था। लेकिन हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि फाइल की चोरी में आप दानिस्ता शरीक रहे हैं या ना दानिस्ता? इमरान का लहजा और ज्यादा सर्द हो गया। मैं एजी रजा की हालत इमरान की ये बात सुनते ही गैर होने लग गई। उसके मुंह से फिक्रा ना निकल पा रहा था। घबराइए नहीं, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी आप बच सकते हैं, लेकिन शर्त वही कि आप सच सच बता दे। इमरान ने नर्म लहजे में कहा। ओ प्लीज मुझे बचा ले। आप जो खिदमत कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। मैं सच कह रहा हूँ। मुझे ये मालूम न था कि फोल्डर कोई मुजरिम है। वो मुझसे मिला था। उसने मुझे कहा था कि मैंने डॉक्टर अरशद से जीरो सर्किट और जीरो फाइल की बात की थी। एजी रजा ने जल्दी जल्दी बोलना शुरू कर दिया। ये अरशद कौन है? इमरान ने पूछा। वो मकामी साइंसदान था, नौजवान आदमी था और मेरा दोस्त था। हम इकट्ठे ही क्लब में मिलते रहते थे। उसकी शादी होने वाली थी। होल्डिंग कंपनी में उसकी मंगेतर मिस आसिया मुलाजिम थी। वो भी क्लब में आती जाती थी। फिर अचानक मुझे पता चला कि मिस आसिया और डॉक्टर अरशद दोनों को कत्ल कर दिया गया है। चुनांचे इस गैर मुल्की फोल्डर ने मुझे कहा कि उसके पास ऐसे सबूत हैं जिनकी मदद से वो हुक्काम पर यह साबित कर सकता है कि मेरे नाजायज ताल्लुकात मिस आसिया से रहे हैं और मैंने ही रकाबत की वजह से उन दोनों को कत्ल किया है। अब आपसे क्या छुपाना, मिस आसिया बड़ी फ्लर्ट लड़की थी। मुझसे ही क्या, क्लब के कई मेंबरान से उसके बड़े गहरे ताल्लुकात थे। बहरहाल फोल्डर ने मुझे कुछ फोटो दिखाए। न जाने उसके पास ये फोटो कहाँ से आ गए थे। बहरहाल ये फोटो ऐसे थे कि अगर वो वाकई हुक्काम तक पहुंच जाए तो मेरी पोजीशन भी मशकूक हो जाती और मेरी इज्जत शोहरत सब खाक में मिल जाती, और मैं मजबूर हो गया। उसने मुझे कहा कि मैं रिकॉर्ड रूम से उसे जीरो फाइल निकाल कर दूं, मगर ये काम मैं कर ही ना सकता था। इसलिए मैंने उसे बता दिया कि ये काम मेरे बस से ही बाहर है, जिस पर उसने मुझसे जीरो फाइल और रिकॉर्ड रूम के बारे में तफसीलात मालूम की। खास तौर पर उसकी अंदरूनी साख और उसके हिफाजती इंतजामात के बारे में पूछता रहा। बस इतनी सी बात। एजी रजा ने आखिर सब कुछ उगल दिया। लेकिन इसमें रकम की बात आपने नहीं की। हालांकि फोल्डर के मुताबिक आपको इन मालूमात के बदले में भी रकम दी गई और ऐसे सबूत भी मिल गए हैं कि भारी रकम का बैग उसने आपको दफ्तर में लाकर दिया और आप खुद ये बैग उठाकर दफ्तर से बाहर निकले। इस सिचुएशंस के फोटो भी स्पेशल फोर्स के पास मौजूद हैं। इसलिए उम्मीद है आप अब मजीद गलत बयानी ना करेंगे। इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। वो रकम वो खुद जबरदस्ती मेरे पास छोड़ गया था। एजी रजा ने हकलाते हुए कहा। कितनी रकम थी? सोचकर जवाब दीजिएगा। 1 रुपए की गलत बयानी आपको मुश्किल में फंसा सकती है। इमरान ने कहा। 10 लाख रुपए थे। मैं सच कह रहा हूँ, वो कुछ छोड़ गया था। एजी रजा ने कहा। ओके, इसका मतलब है कि आप वाकई बेगुनाह हैं और आपको ब्लैकमेल करके ये सब कुछ आपसे कराया गया है। इमरान ने तवील सांस लेते हुए कहा। जी हाँ बिल्कुल। एजी रजा ने इंतहाई मसरत भरे लहजे में कहा। आपने शुरू में खिदमत की बात की थी। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह हाँ, बिल्कुल। आप मुझसे 1 लाख रुपए ले ले, बस मेरा नाम दरमियान में ना आए। एजी रजा ने कहा। ओके, मैं आपके सेक्रेटरी डॉक्टर बशारत और सेक्रेटरी खारजा सर सुल्तान को यहाँ बुलवा लेता हूँ। आप ये सारी बातें उनके सामने दोहरा दे ताकि आपकी पोजीशन क्लियर हो जाए। इमरान ने कहा। नहीं, ये दोनों इंतहाई सख्त लोग हैं, प्लीज आप खुद कुछ करें। एजी रजा ने एक बार फिर इंतहाई परेशान लहजे में कहा। आप फिक्र न करें, जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे करें, इसी में बचत है। इमरान ने कहा और टेलीफोन का रिसीवर उठाकर उसने नंबर डायल करने शुरू कर दिए। जी साहब,
राब्ता कायम होते ही सर सुल्तान के जाती मुलाजिम की आवाज सुनाई दी, क्योंकि दफ्तर का वक्त खत्म हो जाने की वजह से इमरान ने सर सुल्तान की कोठी पर फोन किया था। अली इमरान बोल रहा हूँ, सर सुल्तान से बात कराओ। इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। हेलो इमरान, खैरियत? चंद लम्हों बाद सर सुल्तान की आवाज सुनाई दी। सर सुल्तान, मैं इसी ऑफिसर्स कॉलोनी की कोठी नंबर 101 से बोल रहा हूँ, अंडर सेक्रेटरी विजारत साइंस एजी रजा साहब की कोठी से। सेक्रेटरी विजारत साइंस डॉक्टर बशारत भी यकीनन इसी कॉलोनी में रहते होंगे। आप उन्हें साथ लेकर एजी रजा की कोठी में आ जाए। गुमशुदा फाइल के सिलसिले में इंतहा जरूरी कार्रवाई दरपेश है, इमरान ने कहा, और उसके साथ ही उसने क्रेडल दबाया और एक बार फिर नंबर डायल करने शुरू कर दिए। यस, सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो। राब्ता कायम होते ही आवाज सुनाई दी। इंस्पेक्टर जमील से बात कराए। मैं स्पेशल फोर्स का असिस्टेंट डायरेक्टर बोल रहा हूँ, इमरान ने सरद लहजे में कहा। यस सर, दूसरी तरफ से कहा गया। यस, इंस्पेक्टर जमील बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद इंस्पेक्टर जमील की आवाज सुनाई दी। इंस्पेक्टर जमील, मैं अली इमरान बोल रहा हूँ, सुपरिंटेंडेंट फैयाज दफ्तर में है। इमरान ने पूछा। जी, वो तो काफी देर पहले चले गए हैं, मैं भी एक जरूरी काम की वजह से दफ्तर में रुका हुआ था, इंस्पेक्टर जमील ने जवाब दिया। ओके, तुम फौरन कोठी नंबर 101 ऑफिसर्स कॉलोनी पहुंच जाओ। गुमशुदा फाइल वाले केस में कुछ पेशरफ्त हुई है, जल्द अज जल्द आओ। सुपरिंटेंडेंट फैयाज को इत्तला न देना, खुद आ जाना, लेकिन जल्दी, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। आपने वादा किया है कि मुझे कुछ ना होगा, फिर आप इंटेलिजेंस के इंस्पेक्टर को क्यों बुला रहे हैं? एजी रजा ने कहा। इसलिए मैंने उसे कहा है कि सुपरिंटेंडेंट फैयाज को इत्तला न दे, वरना वो बेहद बाअसूल आदमी है। ये इंस्पेक्टर जमील अपना आदमी है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और साथ ही आंख का कोना दबाकर उसे मखसूस अंदाज में इशारा भी कर दिया। और एजी रजा के चेहरे पर इस इशारे की वजह से बेहद इत्मीनान छा गया। मुलाजिम को बुलाकर कह दे कि सर सुल्तान, डॉक्टर बशारत और वो इंस्पेक्टर जमील आए तो उन्हें फौरन यहाँ पहुंचा दे, इमरान ने कहा। तो एजी रजा ने सर हिलाते हुए मेज पर मौजूद एक छोटे से बॉक्स के दरमियान उंगली रख दी। उसके साथ ही दूर कहीं घंटी बजने की आवाज सुनाई दी और चंद लम्हों बाद वही आदमी जो इमरान को ड्राइंग रूम तक छोड़ गया था अंदर दाखिल हुआ। रियाज, सेक्रेटरी खारजा सर सुल्तान और सेक्रेटरी साइंस डॉक्टर बशारत यहाँ तशरीफ ला रहे हैं। इसके अलावा इंटेलिजेंस का इंस्पेक्टर जमील भी आएगा, उन्हें तुमने फौरन यहाँ ले आना है, एजी रजा ने सख्त लहजे में कहा। यस सर, मुलाजिम ने जवाब दिया और वापस मुड़ गया। और फिर 5 मिनट बाद सर सुल्तान एक लंबे कद और भारी जिस्म के उधड़ उम्र लेकिन पुरवकार चेहरे वाले आदमी के साथ अंदर दाखिल हुए। इमरान और एजी रजा दोनों उठ खड़े हुए। ये अली इमरान है और अली इमरान, यह है डॉक्टर बशारत, सेक्रेटरी विजारत साइंस। सर सुल्तान ने इमरान और डॉक्टर बशारत का तारुफ कराते हुए कहा। तो ये चलती फिरती बशारत है? वाह, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो डॉक्टर बशारत का चेहरा यकलक बिगड़ सा गया। उन्होंने इस तरह सर सुल्तान की तरफ देखा जैसे कह रहे हो कि यह आदमी किस कदर बदतमीज है, उसे इतने बड़े आला अफसर से बात करने की भी तमीज नहीं है। अपने आप को कंट्रोल में रखो। डॉक्टर बशारत, तुमसे पहले सेक्रेटरी साइंस आगा शेर अहमद खान भी शुरू में इससे इसी तरह एलर्जिक हो जाते थे, मगर बाद में वो समझ गए, सर सुल्तान ने मुस्कुराते हुए कहा और डॉक्टर बशारत ने होंठ भींच लिए। मसला क्या है इमरान? सर सुल्तान ने इमरान से मुखातिब होकर कहा। एजी रजा खामोश बैठा हुआ था। 1 मिनट, इंटेलिजेंस का इंस्पेक्टर जमील आ जाए तो मसला भी सामने आ जाएगा, इमरान ने कहा। तो डॉक्टर बशारत चौंक पड़े। इंटेलिजेंस का इंस्पेक्टर और यहाँ क्या मतलब, क्या हुआ है? रजा, तुम बोल क्यों नहीं रहे? डॉक्टर बशारत ने हैरान होते हुए कहा। इस बार अपने मातहत से बात की। आप जरा सब्र कर ले तो बेहतर है, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होता है। आप क्या चाहते हैं कि अल्लाह आपका साथ ना दे? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। आखिर आप? डॉक्टर बशारत ने चमक कर कुछ कहना ही चाहा था कि उसी लम्हे दरवाजा खुला और इंस्पेक्टर जमील अंदर दाखिल हुआ। आओ इंस्पेक्टर जमील, तुम्हारा इंतजार था। यह है सर सुल्तान, सेक्रेटरी खारजा, और यह है बेसब्र डॉक्टर बशारत, सेक्रेटरी विजारत साइंस, और ये वही एजी रजा। इससे तो तुम अच्छी तरह वाकिफ हो। अब बैठ जाओ और कॉपी खोल लो ताकि एजी रजा साहब विजारत साइंस के गुमशुदा फाइल के सिलसिले में अपना बयान रिकॉर्ड करवाएं और तुम इस बयान पर इन बड़े अफसरों के बतौर गवाह दस्तखत करा सको। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ तो मिस्टर एजी रजा, जो कुछ आपने मुझसे बयान किया था वो सब कुछ उसी तरह दोबारा बयान कर दे, लेकिन ये ख्याल रखे कि मेरी जेब में टेप रिकॉर्डर मौजूद है और आपका बयान उसमें रिकॉर्ड हो चुका है, इसलिए कोई गलत बयानी ना हो। इमरान ने इस बार कदरे सख्त लहजे में कहा। तो एजी रजा ने आहिस्ता आहिस्ता बोलना शुरू कर दिया और जैसे जैसे वो बयान देता जा रहा था, सर सुल्तान के चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट
जबकि इंस्पेक्टर जमील के चेहरे पर हैरत और डॉक्टर बशारत के चेहरे पर गुस्से के तासुरात उभरते चले आ रहे थे। मैं बेगुनाह हूं जनाब, मुझे ब्लैकमेल करके ये सब कुछ कराया गया है। एजी रजा ने अपना बयान खत्म करते हुए आखिर में कहा, अगर तुम बेगुनाह होते एजी रजा तो तुम 10 लाख रुपए की रकम क्यों वसूल करते? जो लोग ब्लैकमेल करके काम कराते हैं वो रकम नहीं दिया करते, समझे? इंस्पेक्टर जमील, एजी रजा को हथकड़ी लगा दो, इमरान ने यकलक इंतहाई सर्द लहजे में कहा। तो इंस्पेक्टर जमील जो साथ साथ बयान लिख रहा था बिजली की सी तेजी से उछलकर खड़ा हो गया। मगर आपने तो कहा था कि मेरा नाम दरमियान में ना आएगा। एजी रजा का चेहरा यकलक हल्दी की तरह जर्द पड़ गया था। इंस्पेक्टर जमील, इनका नाम एजी की बजाय अब्दुल गफूर लिख देना, बस अब तो खुश हो कि तुम्हारा नाम दरमियान में नहीं आया। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने ये क्या हरकत की रजा, तुमने पूरे महकमे की नाक कटवा दी। डॉक्टर बशारत ने होठ चबाते हुए कहा। उसी लम्हे इंस्पेक्टर जमील एजी रजा के हाथ पुष्ट पर करके उन्हें हथकड़ी लगा चुका था। इमरान बेटे, वो फाइल। सर सुल्तान ने कहा, इंटेलिजेंस का केस तो मुकम्मल हो गया, मुजरिम पकड़ा गया, बाकी रही फाइल तो अब ये केस सीक्रेट सर्विस का बन गया है, इसलिए बाकी काम वो करती रहेगी। इंस्पेक्टर जमील ने वाकई इंतहाई मेहनत और जान फशानी से ये केस हल किया है। आपको यहाँ बुलवाने का मकसद सिर्फ इतना था कि एजी रजा साहब हुकूमत के बहुत बड़े अहदेदार हैं, इसलिए उनसे भी बड़े अहदेदारों की मौजूदगी में उन्हें एतराफ जरूर करना चाहिए था। और हाँ, डॉक्टर बशारत साहब, एजी रजा ने अपने चपड़ासी अहमद खान को मुअत्तल कर दिया था क्योंकि उसने फोल्डर की उनसे मिलने की निशानदही की थी और उसी निशानदही की बिना पर यह मसला हल हुआ है। इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि आप कल सुबह फौरी तौर पर न सिर्फ अहमद खान को बहाल कर दे बल्कि उसे तरक्की भी दे दे। इमरान ने कहा, यह हमारा दफ्तरी मामला है मिस्टर, आप कौन होते हैं मुझे हिदायत करने वाले? डॉक्टर बशारत ने कहा, ठीक है, फिर मुझे सदर ममलिकत से बात करनी पड़ेगी। इमरान ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया तो डॉक्टर बशारत बेख्तियार चौंक पड़ा। अरे इसकी जरूरत नहीं है इमरान, दरअसल मैंने तुम्हारा तारुफ डॉक्टर बशारत से सिर्फ इस कदर कराया है कि तुम सर रहमान के लड़के हो, लेकिन मेरा ख्याल है अब मजीद तारुफ भी करवा दूं तो ज्यादा बेहतर है। सर सुल्तान ने मुदाखलत करते हुए कहा, मजीद तारुफ क्या मतलब? डॉक्टर बशारत ने चौंक कर सर सुल्तान की तरफ देखते हुए कहा और इंस्पेक्टर जमील और एजी रजा भी चौंक कर सर सुल्तान की तरफ देखने लगे। ये चीफ ऑफ सीक्रेट सर्विस के नुमाइंदा खुसूसी हैं और इनकी बात चीफ भी नहीं टाल सकता। आपकी और मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं है, सर सुल्तान ने कहा तो डॉक्टर बशारत का रंग तेजी से जर्द पड़ने लग गया। माजरत खा हूँ जनाब अली इमरान साहब, मुझे मालूम न था, आई एम सॉरी, आपके हुक्म की अब पूरी तरह तामील होगी। डॉक्टर बशारत का सारा रौब दबदबा एक्सट्रो का नाम सामने आते ही हवा में तहलील हो गया था। मैंने आपको कोई हुक्म नहीं दिया डॉक्टर बशारत, आपके मुतालिक मुझे मालूम है कि आप बाउसूल आदमी हैं, इसलिए दरख्वास्त की थी। बहरहाल इंस्पेक्टर जमील, ये तुम्हारा केस है, तुम जानो, और एजी रजा, लेकिन बस सुपरिंटेंडेंट फैयाज को ना बताना कि ये सब कुछ मेरी मौजूदगी में हुआ है, वरना वो मुझे फौरन अपने फ्लैट से बेदखल कर देगा और मैं बेचारा सड़कों पर ही जूतियां चटकाता रह जाऊंगा। मुझे अब इजाजत, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ गया। डॉक्टर बशारत हैरत से आंखें फाड़े इमरान को देखता रहा, जैसे उसे समझ न आई हो कि यह आखिर किस किस्म का आदमी है, और सर सुल्तान भी मुस्कुराते हुए उसके पीछे दरवाजे की तरफ बढ़ गए। फाइल तो यकीनन अब तक मुल्क से बाहर ले जाई जा चुकी होगी। ब्लैक जरूर ने सामने कुर्सी पर बैठते हुए इमरान से मुखातिब होकर कहा, देखो शायद एयरपोर्ट पर सख्त चेकिंग की वजह से वो अभी रुके हुए हों। इमरान ने होठ चबाते हुए जवाब दिया, काश ये फोल्डर कहीं मिल जाता तो। ब्लैक जीरो ने कहा, मुझे यकीन है कि जल्दी उसका कोई ना कोई क्लू मिल ही जाएगा। इमरान ने कहा और ब्लैक जीरो खामोश हो गया। एजी रजा की गिरफ्तारी को एक रोज गुजर चुका था और सीक्रेट सर्विस और टाइगर पूरे शहर में फोल्डर को तलाश करने में मसरूफ थे, लेकिन अब तक फोल्डर को तलाश न किया जा सका था। एयरपोर्ट्स और दारुल हुकूमत से बाहर जाने वाले तमाम रास्तों पर पुलिस और इंटेलिजेंस 2 रोज से पूरी सख्ती से चेकिंग में मसरूफ थी। इस चेकिंग के इंतजाम इमरान ने सर सुल्तान से कहकर कराए थे, क्योंकि सीक्रेट सर्विस को उसने फोल्डर की तलाश पर लगा दिया था, लेकिन अब तक ना ही फाइल मिल रही थी और ना ही फोल्डर का पता चल रहा था। और जाहिर है जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, फाइल की दस्तयाबी के इम्कानात भी उसी रफ्तार से मादूम होते चले जा रहे थे। लेकिन जाहिर है इमरान इसके सिवा और कर भी क्या सकता था। यही वजह थी कि वो सुबह होते ही दानिश मंजिल आ गया था कि अगर कोई मामूली सा क्लू भी मिल जाए तो वो फौरन उसके पीछे दौड़ पड़े। लेकिन अब दोपहर होने के करीब थी और किसी तरफ से कोई कॉल ना आ रही थी। इमरान ने ट्रांसमीटर पर अपनी जाती फ्रीक्वेंसी एडजस्ट कर रखी थी ताकि अगर टाइगर कॉल करे तो वो फौरन अटेंड कर सके।
लेकिन टाइगर की तरफ से भी अब तक कोई कॉल ना आई थी। इमरान ने लाइब्रेरी को भी अच्छी तरह खंगाल लिया था, लेकिन फोल्डर नाम का कोई आदमी उसे किसी प्राइवेट या सरकारी तंजीम की फाइल में ना मिला था। इससे इमरान यही समझा था कि फोल्डर यकीनन कोई छोटे मोटे पैमाने का आदमी होगा जिसे दरमियानी वास्ते के तौर पर इस्तेमाल किया गया होगा। लेकिन अब मसला ये था कि जब तक फोल्डर सामने ना आता गाड़ी आगे ना बढ़ सकती थी। सीक्रेट सर्विस ने दारुल हुकूमत के सारे छोटे बड़े होटल छान मारे थे कि अगर फोल्डर कहीं रहा हो तो पता चल जाए, लेकिन उसका भी कोई फायदा ना हुआ। उसने यकीनन मेकअप कर लिया होगा या वो पहले मेकअप में होगा और उसने मेकअप साफ कर दिया होगा, वरना अब तक उसका अता पता कुछ ना कुछ जरूर मालूम हो चुका होता। ब्लैक जीरो ने कुछ देर खामोश रहने के बाद कहा, इस पॉइंट को मद्देनजर रखकर मैंने एची रजा की गिरफ्तारी की खबर न सिर्फ अखबारात में आने से रुकवा दी, बल्कि वजारत साइंस के दफातर तक भी उसकी इत्तला पहुंचने ना दी, ताकि फोल्डर को उसका इल्म ना हो जाए, वरना वो खासतौर पर छुपने की कोशिश कर सकता है। अब तो वो पूरी तरह मुतमईन होगा, इसलिए उसे मेकअप बदलने या साफ करने की जरूरत नहीं होगी। इसके बावजूद वो कहीं दस्तयाब नहीं हुआ था। इमरान ने होंठ चबाते हुए कहा, और फिर इससे पहले कि ब्लैक जीरो उसकी बात का कोई जवाब देता, ट्रांसमीटर से कॉल आनी शुरू हो गई और इमरान और ब्लैक जीरो दोनों बेख्तियार चौंक पड़े। इमरान ने जल्दी से हाथ बढ़ाकर ट्रांसमीटर का बटन ऑन कर दिया। हेलो हेलो, टाइगर कॉलिंग ओवर। बटन दबते ही ट्रांसमीटर से टाइगर की आवाज सुनाई दी। यस, इमरान बोल रहा हूँ, ओवर। इमरान ने संजीदा लहजे में कहा, बॉस फोल्डर तो नहीं मिल सका, अलबत्ता एक अहम इत्तला मिली है कि फोल्डर को होटल इंटरनेशनल में कई बार आते जाते देखा गया है। वो यहाँ रहने वाले एक गैर मुल्की फ्रांसो से मिलने आता था। फ्रांसो कमरा छोड़कर जा चुका है, ओवर। टाइगर ने कहा, कब छोड़ा है उसने कमरा, ओवर। इमरान ने चौंक कर पूछा। फाइल की चोरी के दूसरे रोज सहपहर के वक्त, ओवर। टाइगर ने जवाब दिया। तुम इस वक्त कहाँ से बोल रहे हो, ओवर। इमरान ने पूछा। होटल इंटरनेशनल से। मैं इसलिए यहाँ रुका हुआ हूँ कि वो वेटर जो फ्रांसो का कमरा अटेंड करता रहा है अभी ड्यूटी पर आने वाला है। मेरा ख्याल है उससे काफी मालूमात हासिल हो सकती है, ओवर। टाइगर ने कहा। उस फ्रांसो का हुलिया मालूम किया है, ओवर। इमरान ने पूछा और जवाब में टाइगर ने फ्रांसो का हुलिया बता दिया। ओके, तुम वही रुको, मैं खुद आ रहा हूँ, ओवर एंड ऑल। इमरान ने कहा और ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। तुम सीक्रेट सर्विस को इस फ्रांसो का हुलिया बताकर हिदायत कर दो कि वो उसे होटलों में तलाश करे। हो सकता है कि वो होटल इंटरनेशनल छोड़कर किसी और होटल में शिफ्ट हो गया हो। सर सुल्तान को भी हुलिया बता देना ताकि वो डैडी के जरिए इंटेलिजेंस तक उसका हुलिया पहुंचा दे। इमरान ने ट्रांसमीटर ऑफ करके ब्लैक जीरो से मुखातिब होकर कहा और कुर्सी से उठकर वो तेजी से मुड़कर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद उसकी कार दानिश मंजिल से निकलकर तेज रफ्तारी से होटल इंटरनेशनल की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। होटल पहुंचकर इमरान ने जैसे ही कार पार्किंग में रोकी, टाइगर वहां पहुंच गया। बॉस, वो वेटर आ गया है, मैंने उससे बात की है, लेकिन वो कोई खास बात नहीं बता सका। टाइगर ने इमरान के कार से उतरते ही उसे रिपोर्ट देते हुए कहा, कहाँ है वो वेटर, मैं खुद उससे बात करता हूँ। इमरान ने कहा और तेज तेज कदम उठाता होटल की मेन बिल्डिंग की तरफ बढ़ गया। आप बरामदे में ही रुके, मैं उसे ले आता हूँ, टाइगर ने कहा और इमरान सर हिलाता हुआ वसी बरामदे में ही रुक गया, जबकि टाइगर मेन दरवाजा खोलकर हॉल के अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद वो वापस आया तो उसके साथ एक नौजवान वेटर था। ओ इमरान साहब आप। वेटर ने इमरान को देखते ही चौंक कर कहा, तुम मुझे कैसे जानते हो? इमरान ने हैरान होकर पूछा। आपको कौन नहीं जानता जनाब, मैं पहले रेम्बो में था, वहाँ अक्सर आप आते जाते थे, वेटर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तो इमरान ने इस्बात में सर हिला दिया। फ्रांसो के बारे में तुमने मेरे साथी को जो कुछ बताया है उसके अलावा कुछ खास बात हो तो वो बता दो। ये तो कंजूस आदमी है, मैं अलबत्ता हातिम ताई की सखावत का रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। जनाब, कोई बात मैंने इनसे भी नहीं छुपाई, मजीद क्या बताऊं, वेटर ने होंठ चबाते हुए कहा।